मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल डॉल्फिन बायोलॉजी क्लासेस। इसके पहले हमने आपको बताया था रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में। रिस्पायरेटरी सिस्टम पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था श्वसन क्या होता है, उसके डिफिनीशन कितने प्रकार के होते हैं, उसके प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। और इतना ही नहीं, मैंने आपको ये भी बताया था कि फेफड़े कितने होते हैं। 2 तरह के होते हैं, दाएं और बाएं, जिसमें मैंने आपको बताया था बाएं फेफड़े में 2 लोब होते हैं, 2 पिंड होते हैं, और दाएं फेफड़े में 3 लोब होते हैं, यानी कि 3 पिंड होते हैं। अब ये जो ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया क्या करता है, आगे आता है और ये ब्रोंकस में श्वसनिका में डिवाइड हो जाता है, श्वसनी में डिवाइड हो जाता है, बट जाता है। और ये दोनों श्वसनियाँ क्या करती हैं, दोनों फेफड़े में जाती हैं। आप देख रहे हैं ना, ये बाएं फेफड़े में गई है और ये दाएं फेफड़े में गई है। अब ये जो फेफड़े के अंदर जाती हैं तो एक श्वसनी वृक्ष बना लेती हैं। जो भी स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं जैसे लग रहा है कोई वृक्ष है, एक पेड़ है। तो इसमें हम देखेंगे कैसे ये इंटर करती है, कौन कौन सी संरचना बनाती है, और इसमें किस तरह से गैसियस एक्सचेंज होते हैं, वायु का आदान प्रदान कैसे होता है। आपको बता दें फेफड़े की इकाई एल्वोलाई होती है, वायु कोष्ठ होती है। जो ये छोटा छोटा देख रहे हैं आप, इसी को एल्वोलाई कहते हैं, और यहीं पे गैसियस एक्सचेंज होता है, वायु का आदान प्रदान होता रहता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसको बोलते हैं हाइलस नाभिका। इसी के रास्ते ये जो प्राइमरी ब्रोंकस है, प्राथमिक श्वसनी, इसके अंदर जाती है, और इसके ऊपर एक कार्टिलेज रिंग लगे होते हैं। उसके बाद आप आएंगे, ये डिवाइड करता है, 2 भागों में बढ़ जाता है, 10-10 सेकेंडरी ब्रोंकस में, यानी कि द्वितीयक श्वसनी में ये बट जाता है। बटने के बाद क्या होता है कि जब आप दाहिने फेफड़े में देख रहे हैं 3 लोब हैं, 3 पिंड हैं, तो ये जो प्राथमिक है, जब ये बटा है तो सेकेंडरी ब्रोंकस बना है, यानी कि द्वितीयक श्वसनी बना है। तो ये श्वसनी जो है दाहिने फेफड़े में 3 डिवाइड हो जाती है और बाएं फेफड़े में 2 डिवाइड हो जाती है, 2 भागों में बढ़ जाती है और दोनों फेफड़ों में पहुंच जाती है। उसके बाद टर्शियरी ब्रोंकस यानी तृतीयक श्वसनियों में बढ़ती है, 10-10 तृतीयक श्वसनियों में बढ़ती है और पूरे फेफड़े में पहुंच जाती है। इसका जो अगला सिरा हम देख रहे हैं उसको बोलते हैं इंट्रा पल्मोनरी ब्रोंकस। फिर ये आगे बढ़ती है, प्राथमिक से द्वितीयक बनी, और जो द्वितीयक बढ़ती है तो इसको तृतीयक श्वसनी बोलते हैं, और ये तृतीयक श्वसनी आगे बढ़ती है और बढ़ती चली जाती है तो इसको अंतःफुफ्फुसीय श्वसनियाँ कहते हैं, यानी कि इंट्रा पल्मोनरी ब्रोंकस कहते हैं। ये जो इंट्रा पल्मोनरी ब्रोंकस है, अंतःफुफ्फुसीय श्वसनियाँ हैं, ये और आगे आएंगी, बढ़ेंगी तो टर्मिनल ब्रोंकस में बट जाती है, यानी कि छोर श्वसनियों में बट जाती हैं। ये पुनः आगे बढ़ेंगी तो छोर श्वसनिका में, यानी कि जो श्वसनियाँ हैं ये और महीन पतली पतली नलियों में बट जाती हैं, जिसको हम छोर श्वसनिका कहते हैं। इसके बाद आप देखेंगे ये एल्वुलर डक्ट पाई जाती हैं। एल्वुलर डक्ट का मतलब छोर श्वसनिका, यहाँ पे देख रहे हैं जो एल्वुलाई में जाता है इसको एल्वुलर डक्ट बोलते हैं, छोर श्वसनिका बोलते हैं। फिर जाकर के एल्वुलाई में पहुंच जाते हैं, जिसमें वायु का आदान प्रदान होता रहता है। तो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था लंग्स यानी फेफड़े का इंटरनल स्ट्रक्चर, फेफड़े की आंतरिक संरचना पढ़ा था, जिसमें हमने आपको बताया था कैसे श्वास नली अपने श्वसनिकाओं में बढ़ करके फेफड़े के अंदर वायु कोष्ठकों तक गई थी, यानी कि वायु कोशों में कैसे गैसीय विनिमय हुआ था। अब हम लोग उसको देखेंगे कि जो ये रुधिर में गैसीय परिवहन कैसे होता है, गैसों का विनिमय कैसे होता है, ऑक्सीजन कैसे फेफड़े से ऊतकों तक आता है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे फेफड़ों तक आता है और फेफड़े से कैसे बाहर निकल जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ऑक्सीजन होता है उसका प्रयोग क्या है। ऑक्सीजन का प्रयोग हम करते हैं तो हमारी कोशिकाओं में जो ग्लूकोज होता है
उसका जारण होता है। और जैसे ही ग्लूकोज का जारण होता है तो यहाँ पे हमने आपको बताया यूज्ड इन कैटाबॉलिज्म, यानी कि कोशिका के अंदर ग्लूकोज है तो उसको तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑक्सीजन जब ग्लूकोज को तोड़ देता है तो CO2 बन जाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। अब बात आती है कि ऑक्सीजन कैसे हमारी बॉडी में या कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। तो जो ऑक्सीजन होता है वो ब्लड के प्लाज्मा में यानी कि उसके जल में बहुत कम घुलता है, घुलता ही नहीं है, ना के बराबर घुलता है। यानी कि ऑक्सीजन ब्लड के प्लाज्मा में अघुलनशील होता है। लेकिन रुधिर के आरबीसी में एक हीमोग्लोबिन नामक रंगा पदार्थ पाया जाता है, पिगमेंट पाया जाता है। उस हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड करता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। तो इस तरह से ऑक्सी हीमोग्लोबिन के जरिए फेफड़ों से रुधिर के माध्यम से आरबीसी के माध्यम से ऑक्सी हीमोग्लोबिन पूरी कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। और जब कोशिकाओं तक पहुंच जाता है तो वह ऑक्सीजन सेल्स में यूज कर लिया जाता है ग्लूकोज के जारण में। जब ग्लूकोज का जारण हो जाता है तब बात आती है कि अब कार्बन डाइऑक्साइड का रुधिर में परिवहन कैसे होता है। तो उसके लिए हम 3 स्टेप पे आएंगे। पहला रुधिर में देखिएगा, दूसरा है रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, यानी कि पहले है प्लाज्मा में घुली अवस्था में। सबसे पहले आप देखेंगे कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये प्लाज्मा में कैसे घुल जाता है। हमने बताया कि जो ऑक्सीजन होता है वो प्लाज्मा के जल में अघुलनशील होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की तुलना में 20 गुना अधिक प्लाज्मा में घुलनशील होता है कार्बन डाइऑक्साइड। और प्लाज्मा में घुल करके 100 में से केवल 7% यानी कि 100 में सिर्फ और सिर्फ 7% कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में घुल करके जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये कोशिका है, ये कोशिका है। और ये जो है ब्लड कैपिलरीज है, यानी कि कोशिकाओं के आसपास जो महीन महीन कैपिलरीज रहती हैं वो आपको दिखाया जा रहा है, केशिकाओं को दिखाया जा रहा है। तो इन्हीं केशिकाओं के माध्यम से ब्लड में या कोशिका में ऑक्सीजन जाता है और पुनः कार्बन डाइऑक्साइड इन केशिकाओं में आकर के ब्लड में मिल जाता है। तो आप देख रहे हैं कि ये हीमोग्लोबिन है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन गया कोशिका के अंदर और ग्लूकोज का जारण हुआ है तो CO2 बना है। जब CO2 बना है तो ये ऑक्सीजन की तुलना में 20 गुना अधिक ऑक्सीजन की तुलना में ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में घुल जाता है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड इधर प्लाज्मा में आ गया है, रुधिर प्लाज्मा में। उसके बाद क्या होता है, दूसरे नंबर पे है हमारा बाइकार्बोनेट आयंस के रूप में। बाइकार्बोनेट आयंस के रूप में आप देखिएगा तो जो CO2 है H2O से अभिक्रिया कर लेता है। देखिए CO2 है H2O से अभिक्रिया कर लेता है तो ये कार्बोनिक, यहाँ पे आप देख रहे हैं पानी है H2O और ये CO2 है। तो H2 और CO2 और एक ऑक्सीजन है H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड बना लेता है। ये कार्बोनिक एसिड जो है इसमें आप देख रहे होंगे आरबीसी में एक कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम पाया जाता है। आरबीसी में कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम पाया जाता है जिसके कारण इसकी घुलनशीलता जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड की 5000 गुना बढ़ जाती है। 5000 गुना बढ़ जाने के कारण आप देख रहे हैं CO2 जो है 70%, 100 में 70% और CO2 ब्लड कैपिलरीज में पहुंच जाती है। उसके बाद हमारा 70% हो गया, 7% हो गया, बचा 23% जो है वो क्या होता है कि जैसे हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड किया रहता है तो जब वो यूज हो जाता है तो उसका जगह बच जाता है। ऑक्सीजन का जो जगह है हीमोग्लोबिन से बचा रहता है ऑक्सीजन हटने के बाद,
तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं हीमोग्लोबिन हट गया है, तो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन हट गया है, तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आकर के जुड़ गया है। तो ये हमारा बना लेता है कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन, ये बना लेता है कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन। और इस तरह से 23% जो बचा हुआ है वो कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह से ब्लड कैपिलरीज में आ जाता है। और ब्लड कैपिलरीज में जब CO2 आ जाते हैं तो इस तरह से 100% CO2 ये ब्लड कैपिलरीज से चले जाते हैं हृदय में, और हृदय में जाने के बाद पुनः चले जाते हैं फेफड़े में, और फेफड़े में जाने के बाद वहाँ से हम लोग निष्कासित कर देते हैं। इस तरह से आप देख रहे होंगे पूरा हम लोगों का जो श्वसन प्रक्रिया है कंप्लीट होती है। थैंक यू।